नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली और रुख करेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरों का। बीते कुछ समय से बीमार चल रहे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार को निधन हो गया। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने यह जानकारी दी। दिल्ली कैंट स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा था। आज सुबह ही अस्पताल की तरफ से बताया गया था कि फेफड़ों में संक्रमण की वजह से सेप्टिक शॉक में थे। मुखर्जी के निधन पर भारत सरकार ने 31 अगस्त से 6 सितंबर तक 7 दिवसीय राजकीय शोक का घोषणा कर दी है। 84 वर्षीय मुखर्जी लगातार गहरे कोमा में थे और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। सेप्टिक शॉक की स्थिति में रक्तचाप का काम करना बंद हो जाता है और शरीर के अंग पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करने में विफल हो जाते हैं। उन्हें 10 अगस्त को दिल्ली कैंट स्थित सैन्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इससे पहले उनकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। मुखर्जी के मस्तिष्क में खून के थक्के जमने के बाद उनका ऑपरेशन किया गया था। अस्पताल में भर्ती कराए जाने के समय ये कोविड-19 से भी संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद उन्हें श्वास संबंधी संक्रमण हो गया था। मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में 2012 से 2017 तक पद पर रहे। पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी के परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी है। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है, जिससे पूरे देश में शोक की लहर छा गई है। सभी आम आदमी से लेकर नेताओं ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जताया है। वहीं कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने भी प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख जताया है। साथ ही उनके काम और उनके व्यवहार की तारीफ की है। अंदर चाहे वो लोकसभा में रहे या राज्यसभा में रहे, कांग्रेस पार्टी के सभी एमपीज उनका आदर तो करते थे, लेकिन दूसरी पार्टियों के लीडर्स भी उनका बहुत आदर करते थे। प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, लेकिन जब वो मंत्री मंडल में मंत्री थे तो प्रधानमंत्री भी सभी उनका आदर करते थे, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते थे। मैं आज यही कहूँगा कि देश ने एक बहुत अच्छा देशभक्त सपूत खो दिया है। हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें स्वर्ग में जगह दे, और उनके जो बेटा और बेटी है उनको ये साहस दे इतने बड़े सदमे को बर्दाश्त। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर पूरा देश सदमे में है। आम आदमी से लेकर नेताओं तक में शोक की लहर छा गई है। पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर शोक जताते हुए कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रणब मुखर्जी की प्रशंसा की और साथ ही उन्होंने कहा कि मुखर्जी विद्वान लोगों में से एक थे। उन्होंने कहा कि मुखर्जी ने देश हित के कई फैसले लिए हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के दुखद निधन का समाचार मिला है। प्रणब मुखर्जी भारत रत्न भी थे और एक ऐसे राजनेता थे जो अपनी बात को सही तरीके से कहते थे और सही बात के लिए वो किसी भी सीमा तक जाते थे, और जहाँ पर उनको लगता था कि ये बात देश हित में है तो वो दलीय सीमाओं से भी बाहर निकल के उन्होंने कई बार निर्णय ली। एक तरफ जहां कांग्रेस को सदमा लगा है तो दूसरी ओर राजनीतिक तौर पर भी बयानबाजी जारी है। अवमानना मामले में कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद वकील कार्यकर्ता पर प्रशांत भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रशांत भूषण ने कहा कि मैंने पहले ही बोला था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ फैसला देगा मैं खुशी खुशी मान लूँगा। मैं सम्मानपूर्वक जुर्माना चुकाऊंगा और मेरा जो अधिकार है मैं उसे निभाऊंगा। अगर कोई भी फैसला होता है तो मैं ज़रूर मानता हूं। 37 साल से सुप्रीम कोर्ट के लिए मेरी हमेशा रिस्पेक्ट रही है। मेरी ट्वीट कोई सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका को चोट पहुंचाने के लिए नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना फैसला सुनाया है मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट केस में। मुझे दोषी का करार दिया है कंटेम्प्ट के लिए और ₹1 का फाइन लगाया है और बोला अगर मैं फाइन नहीं देता तो 3 महीने की जेल और 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट से मुझे बाहर कर दिया जाएगा। मैंने पहले ही बोला था
कि मैं जो भी सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ सेंटेंस देगा मैं उसको खुशी खुशी मान लूंगा, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू मेरी जो राइट है इसके खिलाफ अपील करने की। क्योंकि मैंने जो कहा है वो मुझे लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको बोल दिया कि ये कंटेम्प्ट है, मुझे लगता है कि वो हर नागरिक का सबसे अहम कर्तव्य है। सच बोलना, जहां गलत हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाना, ये हर नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो मैं ये फाइन दे दूंगा, लेकिन जो मेरा राइट है इसके खिलाफ चाहे रिव्यू फाइल करने का चाहे रिट फाइल करने का, दोनों कंटेम्प्ट का जजमेंट और सेंटेंसिंग के जजमेंट को चैलेंज करने का, वो सब मैं करूंगा। और अगर और भी कोई पनिशमेंट इम्पोज किया होता वो भी मुझे मान्य था। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मान्य होता है। मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रति बहुत गहरा रिस्पेक्ट रहा है शुरू से, जब से मैं प्रैक्टिस करता रहा हूं। अब मुझे करीब 37 साल हो गए, 37 साल से ज्यादा। उधर केरल में विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर होता हुआ रुख नजर आ रहा है। केपीसीसी के कार्यकर्ता सीएम पिनरई विजयन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर एक बार फिर केपीसीसी के अध्यक्ष मुल्लापल्ली भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनके समर्थन में पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी धरने पर बैठे हैं। On a hunger strike today. Today is Onam, the festival which we celebrate every day. That the festival is known for a festival of prosperity, a festival of festival. But unfortunately this time we are forced to have this hunger strike following the suicide of one youngster who was in the rank list. उधर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने एक दिवसीय दौरे पर अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक कार्यालय का उद्घाटन किया। राजनांदगांव पहुंचने पर डॉक्टर रमन ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अभी हाल ही में विधानसभा सत्र समाप्त हुआ है, जिसमें बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदेश में फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने में असफल होने को लेकर स्थगन प्रस्ताव रखा है। उन्होंने प्रदेश सरकार की कोरोना नीतियों पर तंज कसते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ प्रदेश एकमात्र प्रदेश है जहां पर क्वारंटाइन सेंटर की बदहाली इतनी है कि वहां रहने वाले अच्छे लोगों को आत्महत्या जैसा लगने लगा है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। अभी विधानसभा का सत्र हुआ और उस सत्र में सरकार को कोरोना में असफलता के लिए पूरी तरीके से स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से हम लोगों ने पूरी मजबूती के साथ विषय रखा और सरकार हर मामले में असफल रही है। न मज़दूरों को 1000 रुपया दिया गया जो प्रवासी मज़दूर आए, क्वारंटाइन की व्यवस्था तो ऐसी थी कि पंचायत के भरोसे छोड़ दिया गया। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है दुर्भाग्यशाली हिंदुस्तान में जहाँ क्वारंटाइन सेंटर में सांप काटने से मौत हो रही है 2 लोगों की, फांसी लगाने से 2 लोगों की मौत हो रही है, जहर खाने से मौत हो रही है। इसका मतलब ये है कि लोगों को क्वारंटाइन सेंटर से ज़्यादा बेहतर फांसी लटक के मर जाने लगा। इतनी अव्यवस्था पूरे क्वारंटाइन सेंटर में छत्तीसगढ़ में दिखी। और आज उधर मध्य प्रदेश के बैतूल में भारी बारिश से सूखे बोर में पानी आने लगा है, लेकिन बैतूल में 5 साल से सूखे पड़े बोर में कुछ ऐसा निकला कि ग्रामीण उसे बोतल और कुप्पी में भरकर ले जाने के लिए टूट पड़े। पुलिस ने पहुंचकर लोगों को हटाया और इस तरल पदार्थ का सैंपल लिया गया, जिसे लोग डीजल समझकर ले जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक बैतूल के पास सेलगांव में 5 साल पहले सरकारी बोर हुआ था, लेकिन इसमें पानी नहीं निकला तो इसे छोड़ दिया गया।
पिछले दिनों हुई बारिश से भूजल का स्तर बढ़ने से बोर में अब ओवरफ्लो होने लगा और उसका पानी सड़क पर आ गया। वहीं लोगों को लगा कि डीजल सड़क पर बिखर गया है, लेकिन जब देखा कि बोर से तरल पदार्थ निकल रहा है तो उसकी गंध और रंग डीजल जैसे थे। ये खबर आग की तरह इलाके में फैल गई। इतना सुनते ही आसपास के ग्रामीण कुप्पी बोतल लेकर पहुंचे और डीजल भरने लगे। कुछ ने इसे तरल पदार्थ को बाइक में डाला तो बाइक चलने लगी, कुछ ने जलाकर देखा तो इसमें आग निकल गई। सूखे बोर से निकले तरल पदार्थ को सबने हैरत में डाल दिया। से लगभग आज 3 से 4 के बीच में फ़ोन आया था कि वहाँ पर जो बोरवेल है पीएचई का योजना के लिए जो खनन कराया गया था उससे एक तरल पदार्थ निकल रहा है। तो उसकी जानकारी मिलते से यहाँ से जो उपयंत्री बन्ना उपराले और यहाँ से स्टाफ के लोग गए उसकी जांच करने और सैंपल कलेक्ट करने। तो वो सैंपल लेकर आए हैं। तो सैंपल पानी नहीं है, कोई तरल पदार्थ है जिससे स्मेल आ रही है पेट्रोलियम पदार्थ जैसी। तो अभी सैंपल लेकर हम लोग कलेक्ट करके ले आए हैं। क्या हैं गांव वाले इसको लेकर? गांव वालों का तो ये कहना है कि एक मतलब ज्वलनशील पदार्थ है, आग लग रही है, तो उसको डीजल कह रहे हैं काफ़ी लोग। पर अभी जब तक जांच ना हो जाए इसकी। देखने में कैसा लग रहा है सर? देखने में इसका कलर पीला पीला कलर है और चिपचिपा है ये, और इसकी स्मेल जो आ रही है वो पेट्रोलियम पदार्थ जैसी ही आ रही है। सर कब हुआ था ये बोर? ये बोर अपना 2014-15 के बीच में हुआ था, वित्तीय वर्ष में, और 450 फीट उस समय खनन कराया गया था इसका। और ये बिल्कुल ड्राई था, उस समय इसमें पानी नहीं मिला था। और ये जो सेलगांव बारबी है बैतूल विकास खंड का, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर चारबन रोड पर है स्थित ये बोर, और सुनसान जगह में है ये बोर। तो इसमें कल जैसे ग्रामीण लोग बता रहे हैं कि कल कुछ गांव वालों ने वहाँ तरल पदार्थ निकलते हुए देखा था, तो जिसकी जानकारी आज यहाँ पर ऑफिस में मिलती है। तो उसके सैंपल तैयार की, 2 सब इंजीनियर को, 2 वर्कर को हमको साथ में भेजा वहाँ का वाटर सैंपल कलेक्ट करने के लिए, और क्या स्थिति है, जो ये कहीं अफवाहें तो नहीं है, ये सारी डिटेल लाने के लिए। जब हम वहाँ गए हमने देखा काफ़ी लोग जमा थे, पुलिस भी आ चुकी थी वहाँ जब तक। तो हमने सैंपल कलेक्ट किया और वहाँ के मतलब जो हमारा जो बोर है पीएचई का बोर है वो उसको बता दिया है कि सेफ्टी वगैरह करवा दी है, और अभी वहाँ के मतलब देख रेख में है पुलिस के वो। नहीं, आप पुलिस तक वहाँ लोग निकाल रहे थे क्या? ले जा नहीं, पुलिस है वहाँ पर, निकालने नहीं दे रही है अभी वहाँ पर आसपास पर। उसके पहले लोग निकाल के उससे पहले अब गांव वाले बता रहे हैं कि निकाला है। हम लोग को तो सूचना नहीं थी इस बारे में, पर हम जब गए जब नहीं निकाला। ऊपर तक आ गया लेवल उसका? कल तो बता रहे थे गांव वाले कि बह रहा था। अभी हम जब गए थे हमने हाथ डालकर वाटर सैंपल कलेक्ट कर लेकर आए हैं टेस्टिंग के लिए। गहरा था मतलब हाथ डालने पे? एक हाथ जा रहा मतलब 1-8 मीटर ऊपर तक। देश और दुनिया की अभी और भी खबरें बाकी हैं, जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे यूपी के रायबरेली जिले से ताल्लुक रखने वाले रामकिशोर त्रिवेदी का, जिनका पत्रकारिता की दुनिया में एक जाना माना नाम है। सफल पत्रकारिता से राजनीति में आने और कांग्रेस ज्वाइन करने के बारे में जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि जैसे
लोग कांग्रेस परिवार से सक्रिय रूप से जुड़े हैं और पार्टी का हमसफर बन देश सेवा में सहभागी बने। यही वजह है कि पत्रकारिता के साथ अब उन्होंने कांग्रेस और देश को मजबूत करने के लिए इस पार्टी की आधिकारिक प्रवेश लिया है। और मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड़ ने मुंबई कांग्रेस के कार्यालय में उन्हें पदों के मनोनयन का पत्र सौंपा। वहीं इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरेंद्र बख्शी, मधुकांत शुक्ला, मधु चौहान, संदीप शुक्ला, यशवंत सिंह, राजू ठक्कर सहित तमाम कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। मुंबई में लगातार कांग्रेस जो अपना विस्तार कर रही है, ऐसे में विस्तार को लेकर हमारे साथ मुंबई अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड़ साहब हैं, हमारे साथ जानकारी लेंगे कि किस तरह से गायकवाड़ साहब, सबसे पहले करंट अफेयर में कोरोना सबसे तेज मुंबई महाराष्ट्र में फैल रहा है, ऐसे में किस तरह की तैयारियां, क्या इस संक्रमण को रोकने के लिए सरकार कुछ अहम कदम उठाने वाली है, क्योंकि लगातार जो है अभी कोरोना की संख्या जो बढ़ रही है। कोरोना का जहाँ तक सवाल है, मुंबई ये अंतर्राष्ट्रीय शहर है और ऐसे होने के नाते यहाँ हवाई जहाज से ही आता है कोरोना, और यहाँ हवाई जहाज से 16,000 लोग हर दिन आते हैं। उनके ऊपर बराबर चेक करके अगर होता था तो मुंबई में इस तरह से मुंबई का माहौल है कांग्रेस को लेकर, शिवसेना को लेकर, तिकड़ी सरकार को लेकर, क्या कुछ करना? नहीं, मुंबई में कांग्रेस का बहुत अच्छा माहौल है। आगे आने वाला समय कांग्रेस का बहुत अच्छा है और कांग्रेस यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है। आपको लग रहा है कि कोविड में कांग्रेस ने कितना अच्छा काम किया, सारे कार्यकर्ता आपको सड़कों पे नज़र आ रहे थे और इन्हीं सबको देख करके मैंने कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला किया है। अगर बात किया जाए धारावी मॉडल की, तो आज एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी कर रहे हो, वहाँ कोरोना की संख्या लगभग कम हो रही है, लेकिन रिहायशी इलाकों में लगातार कोरोना की संख्या बढ़ रही है। क्या कुछ कहना है, क्यों बढ़ रही है, इसका रीजन? कोरोना की संख्या बढ़ रही है तो पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है, इसमें कांग्रेस क्या कर सकती है कोरोना को लेकर के। लेकिन यहाँ कांग्रेस सरकार में शामिल है और कांग्रेस को जो बेहतर लगा उसने किया। आप धारावी मॉडल की बात कर रहे हैं, धारावी में कितने कंजस्टेड बस्तियाँ थी, वहाँ पर यहाँ की महानगर पालिका ने, यहाँ की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, जिसको लेकर के वर्ल्ड की मीडिया तारीफ कर रही है। बीजेपी जो है बार बार मंदिर खोलने के लिए घंटानाद कर रही है, हर जगह आंदोलन कर रही है, ऐसे में क्या सरकार इस पर? बीजेपी वालों से पूछें। तो जाहिर है जिस तरह से लगातार बीजेपी जो है अपना मोर्चा लेकर कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ, वहीं यहाँ नवनियुक्त प्रवक्ता रामकिशोर तिवारी के साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जो है अपने मुद्दे को कायम रहा है, लेकिन कांग्रेस अपने काम में लगातार अग्रणी रहेगी। कैमरा पर्सन अशोक गुजरकर, मैं प्रकाश सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। उधर छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कसडोल नगर पंचायत में इंसान तो क्या अब मुर्दे भी महफूज नहीं है। कसडोल में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां जगह जगह गली चौक चौराहों में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल कसडोल नगर के शमशान घाट में एक युवक की चिता जलाने के बाद उसे अगले ही दिन चिता की राख और अस्थियां शमशान से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। मृतक के परिजनों ने कसडोल थाने के अंतर्गत लवन पुलिस चौकी में पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई है। कसडोल नगर पंचायत और कसडोल तहसीलदार से जांच की मांग भी की गई है। जानकारी के मुताबिक एक युवक लंबी बीमारी से तंग आकर आत्महत्या कर लेता है, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने मृतक का अंतिम संस्कार विधि विधान से किया। वहीं जब परिजन अस्थि विसर्जन के लिए शमशान घाट अस्थि लेने पहुंचे, लेकिन ना ही वहां पर अस्थियां मिली और ना ही अस्थियों की राख। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 23 वर्ष शाकिन, कसडोल वार्ड क्रमांक 3 का। अब कमलेश श्रीवास्तव पिता मायाराम श्रीवास्तव 35 साल का फांसी लगाने से मृत्यु होने की सूचना दर्ज कराया था। सूचना के पश्चात मरकाम कर उसका पीएम कराया गया था और पीएम पश्चात 100 को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था। दिनांक 28 को प्रार्थी द्वारा पुनः एक एप्लीकेशन सूचना के रूप में दिया कि दाह संस्कार के बाद शमशान घाट से मृतक के राख और हड्डी नहीं है करके आवेदन लेकर मौके पर जाकर उन शिकायत की जांच की जा रही है। जो भी घटना सामने आएगा उसे
उधर मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते मोती महल का एक हिस्सा ढह गया है। हादसे में कोई जानहानि तो नहीं हुई, लेकिन यहां के पार्किंग में खड़ी नगर निगम कर्मचारियों की 8 कारें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं हादसे के बाद पड़ताल में कई ऐसी चीजें सामने आई हैं जिससे जिम्मेदार अधिकारियों पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक नगर निगम के अधिकारियों की मदद से यहां पर अवैध पार्किंग संचालित की जा रही थी। ऐसे में कार क्षतिग्रस्त होने पर कार मालिकों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि अवैध पार्किंग खड़े वाहनों के क्षतिग्रस्त होने पर निगम की तरफ से हर्जाना नहीं दिया जाएगा। फोन पर मेरे को इन्फॉर्म करा कि ऐसा ऐसा है कि गाड़ी के ऊपर महल गिर गया है सदर मंजिल के सामने वाला, तो आपकी गाड़ी पूरी डैमेज हो गई है पीछे से, तो आप आके देख लो। फिर मैंने आके देखा तो गाड़ी तो मेरी पूरी फुल डैमेज हो गई है। 8-10 गाड़ी बता रहा है ये लोग, तो लाइन में खड़ी थी, एक ही लाइन में थी, उन्हीं के ऊपर पूरा गिरा है वो। इसका जिम्मेदार क्या है, इन लोगों को देते थे, हम लोग तो मंथली पेमेंट देते थे, पार्किंग का 1300 रुपये महीना देते थे इनको। तो इन्हीं से इन्हें बोला है, इन्होंने कहा भैया नगर निगम देगी, मुआवजा देगी, तो मैंने कहा आप बात कर लो। लगभग 8 बजे हम लोग को यहाँ सूचना मिली कि इकबाल मैदान के पास नगर निगम की एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई है। तो एसडीआरएफ भोपाल की टीम और साथ में हमारे साथ होमगार्ड की टीम, दोनों टीमें यहाँ पहुँच चुकी हैं। तो पूरा एरिया हमने सर्च किया है, यहाँ लोगों से भी पूछा है, लेकिन यहाँ किसी प्रकार के किसी व्यक्ति के दबने की सूचना नहीं है। बिल्डिंग कोलैप्स है। 8-10 गाड़ियाँ यहाँ जो खड़ी हुई है 4 व्हीलर, उनको नुकसान जरूर हुआ, लेकिन उनके अंदर भी कोई व्यक्ति नहीं है, गाड़ी खाली खड़ी हुई है। बाकी टीमें हमारी दोनों लगी हुई है, किसी प्रकार का कोई जनहानि की अभी तक कोई सूचना नहीं है। इसको आगे तोड़ने के लिए नगर निगम अपने डिसीजन। उधर हरियाणा के करनाल के इंद्री में अलग अलग 2 सड़क हादसों में 2 लोगों की जान चली गई। दोनों हादसों में अज्ञात वाहनों ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों ही हादसों में बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। बता दें कि आए दिन सड़कों पर हादसे दिखने को मिलते हैं और रोजाना हादसों से लोग घायल हो जाते हैं। किसी हादसे में तो लोगों की जान तक चली जाती है। इन हादसों के बाद परिवार में मातम का माहौल बना हुआ है। बीवीपुर जतान से है। ये रात के समय ना अपनी मोटरसाइकिल पे अपने गांव जा रहा था, रास्ते में किसी अज्ञात व्हीकल ने इसको टक्कर मार दिया। मौका सूचना मिलते हैं मौके पर पहुंची पुलिस, कार्रवाई मुकदमा दर्ज करके अज्ञात व्हीकल के खिलाफ कार्रवाई। पोस्टमार्टम के लिए जी कल्पना चावला में लाया हुआ है, वारसन आए हुए हैं। दोनों आसी इंद्री में हुए हैं। हाँ सर। उम्र क्या थी सर इनकी? 42। वहीं मणि मंजरी राय सुसाइड मामले में परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। परिजनों का रुख है कि ईओ मणि मंजरी की हत्या की गई है और उसे सुसाइड का रूप दिया गया है। आपको बता दें कि 6 जुलाई को किराए में आवास के मणि का जो शव है वो लटका हुआ मिला था। इस मामले में मनियर पंचायत के अध्यक्ष सहित कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। अभी तक पुलिस ने इस मामले में ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। मृतक मणि मंजरी के परिजनों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में सही से जांच नहीं कर रही। न्याय चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं। हमारी बच्ची तो चली गई, दूसरे के साथ है सर, किसी बच्ची के साथ न हो, बस यही हम चाहते हैं। योगी जी से आपको संदेह, योगी मोदी जी से आप क्या कहना चाहते हैं? मीडिया के माध्यम से आपकी बात पहुंचाई जाएगी, आप अपनी बात। हम चाहते हैं सीबीआई जांच। हम शुरू से मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच के लिए, लेकिन सुनवाई हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। हमारे रिश्तेदारों से जाके मिलते थे वो लोग कि काम नहीं करने देती है, पैसे रोक के रखती है, और वो यही बोलती थी, वो यही बोलती थी कि आप लोग क्लीन रास्ते से आइए, सब काम होगा। और उसको हटाने की पूरी कोशिश की है वो लोग। ऐसा नहीं है कि क्यों नहीं हटा दिए। एक वो रेगुलेटरी होती है कि 3 साल से पहले आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं किसी को। पहली पोस्टिंग थी उसकी वहां पे। कितने दिन से थी वहाँ पे? 2 साल लगभग हो गए थे। 1.5 साल 2 साल के आसपास हो गया था। अक्टूबर में 2 साल होगा। लगभग 2 महीने हो गए। अब तक जो भी हम लोगों ने एसपी साहब को, डीएम साहब को, कुछ नेताजी लोग आए थे उनसे भी मिले, डीआईजी साहब को भी मिले। सबने आश्वासन दिया कि आप लोगों को निष्पक्ष जांच मिलेगी, इस मामले की न्याय होगी। लेकिन लगभग 2 महीने बाद भी अभी भी कुछ भी रिजल्ट नहीं है। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें हैं, किसी भी कारण से वो दबाव हो या प्रलोभन हो,
कोई भी XYZ फैक्टर हो जिसकी वजह से चीज़ें डिले हो रही हैं। ऑलमोस्ट 2 महीने होने के बावजूद भी एक केवल ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है, बाकी 5 लोग अभी भी। उधर जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं, जिसमें सड़क निर्माण कार्य प्रमुख है। जम्मू कश्मीर के कई इलाके ऐसे भी हैं शहरी क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए PMSGSY के तहत सड़क निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं ताकि ग्रामीण इलाकों को शहरी सड़कों से जोड़ा जा सके। सहूलियत दी है, इस रोड की वजह से बड़ी फैसिलिटी लोगों को मिली है। तो पहले यहाँ दूर दराज इलाका था, कम से कम यहाँ 30 किलोमीटर दूर यहाँ से उठा के जाना पड़ता राशन। अब फैसिलिटी बहुत अच्छी हुई है, अब यहाँ से गाड़ियाँ भी पीछे जाती हैं, प्रॉपर आज दुकानें भी खुल गई पीछे। तो मैं यही गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने हमको ये रोड दी। हमारा कोई सुनने वाला नहीं था, तो हमको इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस माजरा कोट और ममरकोट में रोड जाएगी। तो उधर यूपी के एटा में नहरहरा गांव के 2 मासूमों की मौत गड्ढे में डूबकर होगी। दरअसल बिना अनुमति के तालाब नुमा गड्ढा खोद ग्रामीणों का कहना है कि यहां ग्राम प्रधान की लापरवाही के कारण 2 मासूमों की जान चली गई है, क्योंकि सुरक्षा के कोई इंतजामात यहां पर नहीं किए गए थे। इस मामले में पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। देश और दुनिया की और भी अभी खबरें हैं, जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। रुक करते हैं यूपी के शाहजहांपुर का, जहां पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब थाना अल्लाजगंज पुलिस टीम ने मुठभेड़ के दौरान टॉप 10 बदमाशों में शामिल आरोपी जयेंद्र को गिरफ्तार किया। साथ ही अभियुक्त के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध राइफल, 315 बोर और 3 जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक S आनंद के अनुसार बदमाश 10,000 का इनामी बदमाश है, जिस पर जनपद के कई थानों में कई केस दर्ज हैं और वो 307 में बांझछिद चल रहा था। उन्होंने ये भी कहा है कि अल्लागंज पुलिस का सराहनीय कार्य है। फिलहाल पकड़े गए अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा कल देर रात एक साहसिक मुठभेड़ में टॉप 10 का अपराधी जो हिस्ट्री शीटर भी है और 307 और 7 एक्ट से गंभीर अपराधों में वांछित चल रहा था, उस पर 10,000 रुपये का पुरस्कार था, जयेंद्र नाम है उसको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पार्टी पर उसने फायर किया। पुलिस ने भी बहुत संयम और साहस का परिचय देते हुए उसको गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से एक राइफल, देसी राइफल और 315 बोर के
खोखे और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं और उसको उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उसको जेल भेजा गया है। इस साहसिक मुठभेड़ में जो पुलिसकर्मी शामिल थे उनको जो पुरस्कार की धनराशि का। उधर दिल्ली के मेदांता डिवीजन के चेयरमैन डॉक्टर अजीब फारक ने देश में कोरोना को लेकर बड़ी बात रखी है। डॉक्टर फारक का कहना है कि बाकी देशों के मुकाबले भारत में कोरोना की स्थिति बेहतर है और क्या कहा कोरोना को लेकर, आइए सुनिए। Into the cities, and that is why the numbers in Delhi have increased. Today, I don't know if it's been reported in the press that the numbers of patients who are getting admitted in the hospitals in Delhi are not primarily from Delhi NCR. They are actually from outside Delhi. So that means people are coming from outside and getting admitted in better facilities which are available in the city and metropolitan cities, in the metro towns. As far as opening up of the lockdown, with the metro starting up on the 7th of September, I think we have to be extremely careful and cautious. And I think it's not everything for the government to do. The government can only go that far, but I think it's the duty of the responsibility of the citizens ourselves to obey and understand that we are the ones who have to obey the norms of social distancing, wear a mask properly, make sure that we are not touching things around everywhere, and make sure that we are not touching your face and your mouth all the time. So make sure that all those things are done, and the government is not going to come and stop you from scratching your nose. उधर लंदन स्थित संसद के सामने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सिंध बलोच फोरम ने विरोध प्रदर्शन किया। इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स के मौके पर पाकिस्तान की ओर से बलूचिस्तान में किए जा रहे शोषण के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटेन की संसद के बाहर नारेबाजी की और बलूचिस्तान की जनता पर अत्याचारों से आज़ादी को लेकर गुहार लगाई। फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट के तहत रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के आवास के बाहर ये प्रदर्शन किया गया। इसमें ब्रिटेन के विभिन्न शहरों में अनेकों बलूच और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इन प्रदर्शनकारियों ने उन परिवारों के प्रति अपना समर्थन जताया जो जबरन हटाए गए हैं। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर था जिस पर पाकिस्तान विरोधी बातें लिखी थी और ये पाक की सेना के अत्याचारों से जुड़े नारे लग रहे थे। उधर उत्तराखंड के भगवानपुर क्षेत्र के खानपुर रेंज में एक मृतक हाथी मिलने से हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मृतक हाथी को कब्जे में ले लिया। साथ ही इस प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। मृतक हाथी की उम्र करीब 15 साल बताई जा रही है। जानकारी में सामने आया है कि हाथी बीमार था, इसी कारण उसकी मौत हुई है। बता दें कि 27 जुलाई को भी देहरादून के नकरोंदा रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की आवाज की दहशत से एक हाथी के बच्चे की नाले में गिरने से मौत हो गई थी। ऐसे ये तस्वीरें भी हैं और लगातार जिनकी जुबान नहीं है उनका दर्द भी समझने वाले समाज में है। लेकिन जिस तरीके से इस हाथी की मौत हुई है तो उसमें यही बताया गया है कि ये बीमार चल रहा था और उससे पहले भी इस तरह की खबरें रुड़की से आती रहती हैं। वहीं हरियाणा के चरखी दादरी में के गांव समसपुर में ग्रामीणों ने इन दिनों खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल गांव के तालाब में गंदा पानी भर जाने से लोग परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब में इतना पानी भर गया है कि निकासी नहीं होने की वजह से घरों तक पानी आ चुका है, जिससे ग्रामीणों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो चुका है। इतना ही नहीं, गंदे पानी से मच्छर पनप रहे हैं और साथ ही इससे बीमारियों के फैलने का डर भी है। ऐसे में ग्रामीणों ने इस बारे में समस्या के बारे में प्रशासन को भी गुहार लगाई है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई समाधान नहीं निकल पाया है, जिससे ग्रामीणों ने खासा रोष दिखाने को मिला है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे। हमने पूरी समस्या इस जोड़ का पानी की वजह से, सारा गांव की गंदगी तो हमारे इधर हमारे घर में पानी बढ़ जाए, हमारे चूल्हा तक भी पानी भरा है, ना तो रोटी पूर्ण का ईंधन गुस्से का, डांगर पशु का, हर चीज़ की समस्या है। बूढ़ी बूढ़ी लेडीज से ना तो घर से निकल सकती, लैट्रिन बाथरूम की समस्या। इस जोड़ ने पूरा खाली करवा की, चाहे इसका पार्क बना दो, चाहे मैदान बना दो, कम से कम हमारी माता बहन आराम से बैठ जा, डांगर पशु बैठ जा, गाँव का कोई भी आदमी बुजुर्ग हो घूम ले फिर ले, सो समस्या का समाधान। सारा मेन समस्या पानी की। हमने जी कई बार लिखित में भी और
मौखिक रूप से भी हमने कई बार एसडीएम को, डीसी को, सबको अपने एप्लीकेशन लगा दिए, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। अगर हमारी समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो हम संपूर्ण रूप से इधर आंदोलन। सरकार को हमने कई बार आगाह किया कि हमारे गांव में पानी भर जाता है और हमारे मकानों के साथ में भर जाता है, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा बारिश हुई और ज़्यादा पानी हो गया। अगर सीवर का पानी यहाँ आता है, दापूरी दादरी का पानी यहाँ आता है, हमने कई बार आगाह कर दिया, अगर अगली बार अभी ये नहीं कोई इसका समाधान करते हैं तो हम आंदोलन करेंगे, हम रोड जाम करेंगे या कोई भी कार्रवाई। वहीं हरियाणा के करनाल के इंद्री में निजी हॉस्पिटल में एक महिला की मौत हो गई। दरअसल करनाल के इंद्री में एक महिला को हल्का बुखार था, जिसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला की प्लेट्स कम थे, लेकिन एक दिन के बाद उनमें सुधार होने लगा, लेकिन अगले ही दिन महिला की अचानक तबीयत बिगड़ी और महिला की मौत हो गई। वहीं महिला के परिवार वालों ने हॉस्पिटल पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। फिलहाल परिवार ने डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। 3 दिन दाखिल राखी करके चौथे दिन मेरे तक बोले ना करो, बच्चों में मला लिया, ठीक है, नहा धोया, एक कपड़े बदल लिया हो गई। अगले दिन चल कर गई या न चल कर तो पैर अपने आप नहा ही खाया कर जाएगा। भी सवेरे 10-11 बजे 12 बजे करीब फोन करे, डॉक्टर भी लिया तो मैं जी लिया लग रहा मैं और रास्ते में आया। मैंने डॉक्टर जी एक बार इसका टेस्ट और कर लो, कोई कमी होगी, कोई गठरिया बदले होगा, मेरा पता लग जाएगा या जवाब देगी। उसने कोई टेस्ट नहीं कराया, ना दवाइयाँ लगा दी, हालत बिगड़ती देखी, मार तक कुछ नहीं बताया और डॉक्टर अस्पताल छोड़कर भाज गया जी। मैंने फोन करा जी मैं तो पंचकूला हूँ। फिर जी दूसरा डॉक्टर नरेश शर्मा जी मुर्दा होगी जी, वो उसने कहा कि तो जिंदा इन्हें ले जो उठाया, बिल्कुल ठंडी हो रही थी जी, कोई सांस नहीं था, कोई इसमें कुछ नहीं था। उधर हरियाणा के करनाल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने प्रदर्शन किया। दरअसल छात्रों की मांग है कि या तो फीस वापस की जाए या फिर इसे 50% कर दिया जाए। इसी को लेकर छात्रों ने सीएम के नाम ज्ञापन भी लिखा। दरअसल कोरोना काल में सरकारी और प्राइवेट स्कूल छात्र छात्राओं ने बड़ी फीस का विरोध किया है, जबकि कोरोना के शुरुआती दौर में सरकार ने ऐलान किया था कि सभी स्कूल कॉलेज छात्रों से बढ़ाई गई फीस वापस करेंगे, लेकिन सरकार के आदेशों के बावजूद भी कॉलेज फीस वापस नहीं कर रहे। ऐसे में छात्रों ने सोमवार को प्रदर्शन किया और फीस वापस करने का 50% फीस लेने की मांग की। आज जो बढ़ी हुई फीस है उसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। पिछले साल फीसें बढ़ाई गई थी, जिसमें आदेश आया था सरकार का कि जो जितने भी फीसें हैं वो वापस ली जाए, परंतु अधिकतर बच्चों की अभी भी फीस वापस नहीं हुई। उसके लिए पूरे 22 जिला केंद्रों पे आज प्रदर्शन है और हमारा ये प्रदर्शन पूरा प्रदेश भर का प्रदर्शन है और हम चाहते हैं कि यह प्रदर्शन करने के बाद हमारा एकमात्र जो चांस है कि सारी फीस वापस ली जाए और साथ ही साथ आगामी नए सत्र के लिए 50% कम से कम फीस करी जाए, ताकि हम आने वाले समय में जो बच्चों पर है वो दोहरी मार ना पड़े। एक तो कोरोना काल, ऊपर से फीस की दोहरी मार, कहाँ तक ये जाया जाए। साथ ही साथ मार्च के बाद कोई भी क्लासेज नहीं लगी, जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो सारे चार्जेस वापस करी जाए। हमारा साफ मत है कि विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के साथ खड़ा है, हम किसी प्रकार की तानाशाही नहीं सहेंगे। विद्यार्थियों की फीस जो है वो सारी वापस करी जाए और सरकार को साथ ही साथ जो 50%। उधर पंजाब के लुधियाना के दुकानदारों ने राज्य सरकार के ऑड इवन फार्मूले का खिलाफ जमकर विरोध किया है और अपनी दुकानें खोली और गुस्सा जाहिर किया। दरअसल दुकानदारों का कहना है कि ऑड इवन को मानने से दुकानदार सड़क पर आ चुका है। बाजार में ना ग्राहक है, ना ही कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इतनी बर्बादी के बाद भूखमरी से मरने से अच्छा है कि कोरोना से मर जाएं। डिसीजन लिया है कि हम दुकानें मार्केट पूरा खुलेगा, पूरा खुलेगा। ऑड इवन पे हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है और आगे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अभी आपके कानूनी कार्रवाई करेंगे? तो कानूनी कार्रवाई तो बंदों पे ही होती है। अगर हमारे पर कोई नजायज, अगर हम सच्चाई के साथ खड़े हैं और हमारे पर पर्चा करते हैं तो इस सच को झेलने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। कर रही है वो अपनी मत से चल रही है, लेकिन ये मत हमारे को हजम दुकानदारों को नहीं है। दुकानदार उसके खिलाफ नहीं, दुकानदार जब भाई साहब उसका काम ही नहीं रहा, उसके देने के लिए घर में ले जाने के लिए पैसे नहीं है, उसको नौकरों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, वो कैसे सरवाइव करेगा? वो तो जीरो।
हरियाणा के पंचकुला में कोरोना मरीज के कोविड केयर सेंटर की तीसरी मंजिल से कूदने का मामला सामने आया है। वहीं कूदने के चलते व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं और पैर फ्रैक्चर हो गया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही मरीज को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने के चलते उसे उपचार के लिए कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां उसे तीसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की। वहीं सूचना मिलते ही एसीपी राजकुमार मौके पर पहुंचे और मौके का मुआयना किया। इसकी अब बाएं पैर के अंदर फ्रैक्चर है और इसके ऊपर अभी यहाँ गार्ड लगाई है और सुबह हम इसमें रिव्यू करने जा रहे हैं सारे जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ कि इन परिस्थितियों में किस तरह से इनको रखे जाना है, इसके बारे में कल मीटिंग की। तो कारण क्या था सर इतने तीसरी मंजिल से कूदने का? कोई देखिए, एक क्रिमिनल है, उसका कोई भविष्य नहीं है और जो इस तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परिस्थितियाँ चल रही हैं उसमें कौन आदमी किस तरीके से सोच रहा है। रुख मध्य प्रदेश का, जहां खंडवा के पद्मा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक तस्कर समेत अवैध गांजा बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक खंडवा पुलिस को सूचना मिली थी कि जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 किलो 750 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। आरोपी खरगोन का निवासी बताया जा रहा है और आरोपी पर एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई शुरू कर चुकी है। पुलिस पंदाना को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति गुराड़े तरफ से अवैध गांजा लेकर मोटरसाइकिल पर आ रहा है। उस पर नाकाबंदी कर मंडी के पास महाराणा प्रतिमा के पास हमने नाकाबंदी कर उसको पकड़ा। उसके पास से 5 किलो 700 ग्राम गांजा होना पाया गया, जिसका लाइसेंस परमिट थे उसके पास नहीं होना पाया गया। मौके पर ही उसको गिरफ्तार किया गया है और आगे की वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आप स्वागत है और रुक करेंगे उत्तराखंड में उधम सिंह नगर का, जहां सुरेंद्र नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब धान के खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव के दौरान एक युवक को जहरीले सांप ने डस लिया, जिसके बाद उसके अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सुबह ये गया था खेत पे स्प्रे करने के लिए, नदी पार खेत है, तो करीब 9 बजे करीब गया खेत में स्प्रे करने के लिए। तो वो मेड़ से जा रहा था पानी लेके और वहाँ मेड़ से जाते जाते सांप ने डस लिया इनको। फिर वहाँ से तो घर लेके आया, घर पे इनको झाड़ फूक भी कराया था। फिर शाम के करीब ले गया अस्पताल, ले गया बिलासपुर में। वहाँ पे जाके डॉक्टर ने वहाँ ट्रीटमेंट किया, फिर वहाँ से घर भेज दिया। घर भेजने के बाद फिर सुबह उसको कुछ अजीब सा लग रहा था, बेचैनी फील हो रही थी। फिर यहाँ से ले गया था ये सितारगंज प्रयास अस्पताल में, वहाँ पे एडमिट किया। एडमिट करने के बाद कुछ देर बाद वो दम। उधर हरियाणा के पानीपत में एबीवीपी छात्र संगठन अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पानीपत लघु सचिवालय में पहुंचे और प्रदेश के शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
दरअसल छात्रों की मुख्य मांग है कि छात्रों की बढ़ी हुई फीस वापस ली जाए। छात्र संगठन के प्रदेश मंत्री ने समेत संगठन ने प्रदेश व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने 3 सितंबर को पंचकुला में बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने की चेतावनी भी राज्य सरकार को दी। आज इन 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हम दोबारा से ज्ञापन प्रदेश के शिक्षा मंत्री को भेजेंगे। अगर आज के पश्चात भी हमारी मांगों को नहीं माना गया, आज हरियाणा प्रदेश में पूरे 22 के 22 जिलों में एबीवीपी प्रदर्शन कर रही है। अगर आज के बाद भी हमारी मांग को नहीं माना गया तो 3 सितंबर को हम दोबारा से हायर एजुकेशन के दफ्तर पंचकूला में वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और विद्यार्थियों की आवाज़ बढ़ने के लिए, विद्यार्थियों के हितों को उठाने के लिए जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी तब तक इसी प्रकार से आंदोलन चरणबद्ध। पंजाब के पठानकोट के कस्बा सरना में पानी से चलने वाली आटा चक्की मौजूद है कि 1895 में जहां स्थापित की गई है, लेकिन विरासत सरकार की उपेक्षाओं का शिकार हो रही है। दरअसल इस संबंध जब घराट पर काम करने वाले कर्मचारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पानी से चलने वाली आटा चक्की बहुत ही अच्छा और धीरे धीरे आटा पीसती है, इसलिए सरकार को चाहिए कि ऐसी विरासतों को ध्यान में रखे ताकि रोजगार के और साधन पैदा हो सके और अपने बच्चों को पंजाब के सभ्याचार के साथ जोड़ा जा सके। यदि साम संभाल वाल ध्यान नहीं देगी सरकार तो मतलब यदा फिर कोई नहीं, मेरा बालीवास कोई नहीं बनना है। ये आले दुआले सफाई का देखो बुरा हाल है, बिल्डिंग यदि टुटन लपे दी है। गौरमेंट को चाहिए कि ये रख रखाव ख्याल दे तो जी जो ये पुरानी जी धरोहर है साड़ी। उधर यूपी के पीलीभीत में एक दरोगा ने राहगीरों को लात मारकर लॉकडाउन का पालन कराया है। दरअसल प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रखा है। इसी दिन आवश्यक सेवाओं की अनुमति दी गई है। लॉकडाउन का पालन करने को लेकर पुलिस को सतर्कता बरतने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने एक राहगीर को लात मार दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया। फिलहाल घटना के बाद फजीहत पर एसपी जयप्रकाश ने एक्शन लिया है और इस मामले की जांच के बाद विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। और जिस तरीके से आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि एक तरफ तो कोरोना महामारी के साथ मुल्क लड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस वालों की ये फ्रस्ट्रेशन भी दिखती है, क्योंकि लगातार 3 महीनों से जिस तरीके से वो सड़कों पर है, लेकिन जहां जन सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर अगर आक्रोशित हो जाएं तो सवाल उठाने लाजमी है। और जिस तरीके से ये सवाल उठ रहे हैं, एक परीक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सड़क पर एक राहगीर को पैर से किक मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो की हम लोगों ने सोशल मीडिया से प्राप्त करके इसकी जांच करा रहे हैं। क्षेत्राधिकारी नगर इसकी जांच कर रहे हैं और इस जांच के आधार पर दोषी परीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई। उत्तराखंड में नैनीताल के मुक्तेश्वर के भालूगाड़ वाटरफॉल के हल्द्वानी से घूमने आया युवक वाटरफॉल में नहाते समय डूब गया। काफी अंधेरा होने के कारण डूबे युवक का पता नहीं चल पाया। वहीं डूबे युवक के 4 दोस्तों को पुलिस अपने साथ ले गई। वहीं आज सुबह एसडीआरएफ की टीम ने वाटरफॉल युवक का शव बाहर निकाला। बता दें कि सभी युवक हल्द्वानी से पिकनिक मनाने के लिए धारी ब्लॉक के भालूगाड़ वाटरफॉल में आए थे। वे आज यहाँ आए थे, तो ये जो आपने बॉडी निकाली ये किसकी थी और कितने उम्र की थी करीबन? इसका नाम है विजय हरनवाल, जो निवासी हल्दूचौड़ का है और इसकी उम्र लगभग 25 साल बताई जा रही है। और ये जो है मुखबिर था, जिसको हमें जो डीसीआर के द्वारा डीसीआर की सूचना के माध्यम से जो है हम कल शाम को हमें सूचना मिली। हम उस दौरान जो है अपनी टीम को लेकर हमारे रेस्क्यू उपकरण के यहाँ भालूगाड़ जलप्रपात की ओर को निकल पड़े। सुबह हमने जो है 7 बजे से अपना रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया और आधे घंटे की मशक्कत के बाद जो है एक लगभग 10 या 10-15 फीट की गहराई से जो है। एमपी में प्रदेश संगठन के निर्देश पर युवा मोर्चा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अभिलाष पांडे के आह्वान पर कमलनाथ के नेतृत्व वाली पूर्व सरकार को आईना दिखाया। इस दौरान झूठ बोले कौवा काटे अभियान चलाया गया। इसे लेकर पिछोर नगर बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अमरदीप, मंडल अध्यक्ष
हिमांशु पनसेंडिया और युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अंशुल स्वामी और बीजेपी नेता बलराम बाथम समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए, हम लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि युवा मोर्चा इसलिए कर रहा है कि जो युवाओं के साथ में कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए थे और कमलनाथ जी ने ये बोला था कि 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता हर युवा को दिया जाएगा जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता है। किसानों के साथ उन्होंने वादे किए थे, युवाओं के साथ वादे किए थे, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ वादे किए थे, वो किसी भी प्रकार से अपने वादों पे पूर्ण नहीं हो पाए। इसीलिए ये अभियान युवा मोर्चा ने चलाया है, झूठ बोले कौआ काटे। जहाँ भी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ इस पूरे उपचुनाव में जहाँ भी प्रचार करने जाएंगे, वहाँ युवा मोर्चा पूर्ण तरीके से इसका विरोध करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से युवाओं के साथ छल किया है इस पूरे चुनाव में, उपचुनाव में पूरा युवा हमारे क्षेत्र का और अभी जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं, ये कांग्रेस सरकार को बता देगी, कांग्रेस को, कि किस प्रकार से झूठ बोलने का नतीजा क्या होगा। उधर यूपी के रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के वैसगांव निवासी मोहित की रविवार को पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। वहीं मामले की तूल पकड़ते देख जिला प्रशासन ने मृतक के परिजनों को जिलाधिकारी कार्यालय मिलने के लिए बुलाया और उनसे मामले की निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन भी दिया। वहीं जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि परिजनों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया गया है, साथ ही उन्हें शासन से राहत राशि दिलाए जाने के लिए भी पत्र लिखा गया है। लालगंज में जो दलित युवक की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई थी, उसके परिजन मिलने आए थे, तो सर क्या बातचीत हुई और उनको क्या आश्वासन दिया गया? उनके परिजन जो मिलने आए थे, उनके मन में कुछ शंकाएं थी, उनका समाधान किया गया है और उनको बताया गया कि शासन प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है। माननीय मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में है और इसमें पूरी निष्पक्ष कार्रवाई इस पूरे प्रकरण में की जाएगी और इसके साथ ही उनको भेजा गया है जो पंचायतनामा है उसकी कार्रवाई की जा रही है। उसके पश्चात पोस्टमार्टम कार्य करने के बाद उसका शव का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार कराएंगे। सर, कोई फाइनेंशियल एड भी दी जा रही है क्या? इसमें हम शासन को एक प्रस्ताव भेजेंगे, इसमें उनको सहायता की, जो काफ़ी निर्धन परिवार है। साथ ही अनौपचारिक रूप से प्रशासन अपने स्तर पर। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फीस वृद्धि को लेकर जिला सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की है कि जब तक जिला उपायुक्त हमारी मांगों का मांग पत्र स्वीकार नहीं करते, तब तक वो जिला सचिवालय के सामने बैठकर अपनी आवाज़ के लिए मांग उठाते रहेंगे। वहीं एबीवीपी के छात्र नेता विनय यादव ने बताया कि 26 अगस्त को भी मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और राज्यपाल को मांगों के संबंधी ज्ञापन सौंपे गए थे, जिन्हें उन्होंने कहा कि विद्यार्थी हितों की इन मांगों को नहीं माना गया तो 3 सितंबर को पंचकुला में प्रदेश स्तर पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन बहुत से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनमें फीस अभी तक रिफंड नहीं हुई है। एक तो हमारी मांग है ये कि वो फीस जल्दी से जल्दी रिफंड करनी चाहिए, क्योंकि कोविड का टाइम है, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है तो परिवार को सहारा मिलता है। दूसरी बात हमारी ये है कि इस वर्ष के लिए हम चाहते हैं जो मूलभूत सुविधाएं जो छात्र यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, उसके जो चार्जेज है उसकी फ़ीस है वो नहीं लेनी चाहिए, सिर्फ ट्यूशन फ़ीस लेनी चाहिए, क्योंकि छात्र ना लाइब्रेरी यूज़ कर रहा है, ना कन्वेंस यूज़ कर रहा है, ना पानी, ना इलेक्ट्रिसिटी, कुछ यूज़ नहीं कर रहा, तो मूलभूत जो सुविधा है वो यूज़ कर नहीं रहा है, तो फ़ीस कम करनी चाहिए। और फीस हम चाहते हैं कि इंस्टॉलमेंट्स में हो। बहुत से परिवार ऐसे जहाँ से नौकरियाँ चली गई है और सैलरी पूरी नहीं मिल पा रही है, तो ये इस संकट की घड़ी में हम सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में, इंस्टॉलमेंट्स में फीस हो और सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाए। अरे नहीं, इसके लिए फिर हम पंचकुला प्रदर्शन करेंगे, यहाँ भी प्रदर्शन चलेगा और पूरे। यूपी के संभल की गुनेर कोतवाली पुलिस ने सफलता हासिल की है। दरअसल अपहरण हुए बच्चे को 6 घंटे के अंदर बरामद कर 2 अपहरणकर्ताओं समेत अवैध शस्त्र समेत गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस के चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान आरोपी को धर दबोचा और आरोपी से बच्चे के साथ साथ कई तरह के अवैध शस्त्र भी बरामद किए। बता दें कि पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इनके 3 साथी फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं बच्चा वापस मिलने पर परिजनों ने पुलिस का धन्यवाद किया है। 30 तारीख को एक वादी अवधेश ने अपने पुत्र अरविंद के जो 7 साल का बच्चा था उसके गायब होने की सूचना पुलिस को दी गुन्नौर थाने पे, और पुलिस ने इसको गंभीरता से लेते हुए तत्काल टीमें गठित की गई और इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए बच्चे को और उसके जो अपहरणकर्ता थे उन सभी को बरामद किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।